साहित्य का जब भी नाम लिया जाता है, एक महान नाम हमारे मुंह पर आता है, और वो नाम है महाकवि। बोलो 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 बोलो। जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं ना, जिन्होंने 8वीं 10वीं पास की होगी, उनको मालूम है संस्कृत साहित्य के इतिहास का, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो या मेघदूतम हो, जिन महान काव्यों की जिन्होंने रचना की थी, उनका नाम था महाकवि कालिदास। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर इंसान प्रयास करे, ये मत कहो मार तो दिमाग काम करे को नहीं, मन तो प्रतिक्रमण याद हुए को नहीं, आदमी लगे और ना पहुंच पाए। मैं आपको बताऊं, मेरे पूज्य बड़े भाई हैं श्री चंद्र प्रभ जी महाराज, ठीक है ना। हो सकता है इन्होंने मुझे तैयार किया, इन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर बोलने की ताकत दी कि मैं दुनिया में चल रहा हूं, पर मैं इनका अतीत बताऊं। 9वीं कक्षा में सप्लीमेंट्री आ गए। ये 82, 92, 93, 94, 96 वो 97, 98.2, 99.6, ये सब पास होने के दिन तो अब आए हैं। अपन तो पहले खींच तान कर धक्का मारकर पास हुआ करते थे, कभी 35%, कभी 35%, कभी 40%, और अगर सेकंड क्लास पास हो जाते तो मोहल्ले में मिठाई बांटते थे, है ना। 42% आ जाता तो मिठाई बांटते थे, और 60% आ जाता तो कूदते कूदते आते थे, जमीन पर पांव नहीं टिकते थे। अब तो 90% लड़का लेके आता ना, यूं तो मम्मी। उस समय के दिन अलग थे, तो ये सप्लीमेंट्री से पास हुए। इनके स्कूल के जो टीचर थे, बीकानेर की जैन स्कूल में पढ़ते थे, जो इनको मार्कशीट दे रहे थे, इन्होंने इनको कहा कि तुम्हें पता है राजू, राजू मतलब दीक्षा के पूर्व का नाम, तुम्हें पता है राजू कि क्या, कि तुम्हारा भाई किस तरह तुम्हें मेहनत करके पढ़ा रहा है। तुम्हारे पिताश्री के शरीर में साता नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, वो कमा नहीं पा रहे हैं, और तुम्हारा एक अकेला बड़ा भाई कमा रहा है, तुम 5 भाइयों को पाल रहा है, तुम्हारे स्कूल की फीस की व्यवस्था कर रहा है, और तुम उसको ये परिणाम दे रहे हो कि सप्लीमेंट्री से पास हो रहे हो। मैं आपको कैसे बताऊं, कभी कभी जिंदगी में किसी ज्ञानी गुरु की ऐसी चोट लगती है कि आदमी की पूरी जिंदगी बदल जाती है, संवर जाती है, निखर जाती है, घूम जाती है, विकसित हो जाती है। उस टीचर के द्वारा कहे गए इन शब्दों ने इनकी अंतश्चेतना को इतना जगा दिया, जब टीचर ने कहा था कि तुम्हारा बड़ा भाई, इसलिए हम दोस्तों के साथ बैठकर कचौली और समोसे नहीं खाता कि अगर मैं इन दोस्तों में रुपए खर्च कर दूंगा तो मेरे छोटे भाइयों को पढ़ा लिखा कर कैसे तैयार करूंगा। जो बड़ा भाई तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करके पैसा कमाता है और तुम उसको ये रिजल्ट दे रहे हो। पता नहीं भीतर की क्या चेतना जगी। वो 9वीं क्लास थी। कौन सी क्लास थी? 9वीं क्लास थी। जब व्यक्ति अपने ज्ञान के प्रति सजग हो जाता है, शिक्षा के प्रति सजग हो जाता है, कोई दिमाग विमाग कमजोर वमजोर नहीं होता है, कोई दिमाग विमाग सोया वोया नहीं होता है, कोई दिमाग विमाग ऐसे कोई पढ़ा हुआ नहीं होता है। दिमाग तो वो होता है जो मेहनत करे वो दिमाग का परिणाम पाता है, जो अभ्यास करे वो दिमाग का परिणाम पाता है, और जिसने अभ्यास नहीं किया वो व्यक्ति अपने दिमाग का परिणाम कभी पा नहीं सकता। 9वीं कक्षा में सप्लीमेंट्री आने वाला लड़का 10वीं क्लास को फर्स्ट क्लास पास करता है। और मैं कैसे बताऊं, बचपन में भले ही घर वालों को सबको लगा होगा इसका दिमाग इतना तेज नहीं है। देखो 9वीं कक्षा में सप्लीमेंट्री आया है, इंग्लिश में शायद सप्लीमेंट्री आए थे, देखो 9वीं कक्षा में सप्लीमेंट्री आया, देखो 9वीं कक्षा में सप्लीमेंट्री आया है। जिस दिन आदमी लग जाता है ना, 9वीं कक्षा में सप्लीमेंट्री आने वाला बच्चा बढ़ते 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 दुनिया का ऐसा जीनियस इंसान बनता है कि 500 से ज़्यादा किताबें आज दुनिया भर में उस शख्स की पढ़ी जाती है। ये मैं बता रहा हूँ, व्यक्ति कोई प्रयास करे तो परिणाम कैसे मिलता है। देश के यूनिवर्सिटियों में उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, उन पर लोगों ने PhDयाँ कर ली। जो व्यक्ति 9वीं क्लास को किससे पास किया? मुझसे बोलो। सप्लीमेंट्री का मतलब समझते हो? सप्लीमेंट्री का मतलब समझो, दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है। 2 पास होते थे, प्रमोशन यानी दया से पास हो गया, और दूसरा सप्लीमेंट्री, दोबारा परीक्षा देके पास होना पड़ता है। जिसकी जिंदगी 9वीं कक्षा में सप्लीमेंट्री थी, आज देश भर में लाखों लोग उनकी किताबों को पढ़कर बोलना सीखते हैं, चिंतन करना सीखते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आदमी लगे और मंजिल तक ना पहुंचे, इम्पॉसिबल। पर मैं आपको यह जरूर बता दूं, धन को पाने से भी लाख गुनी ज्यादा मेहनत इंसान को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि धन को पाने के लिए भाग्य चाहिए, पर ज्ञान को पाने के लिए प्रयास चाहिए।
एक आदमी रात को गरीब सोए तो सुबह अमीर हो सकता है। समझ रहे हैं? एक आदमी रात को गरीब सोए तो सुबह अमीर हो सकता है, पर ज्ञानी होने के लिए एक रात काफी नहीं होती है। कोई हमसे पूछे कि जिंदगी की कितनी रातें जगें, हजारों रातें मेहनत की, हजारों दिन मेहनत किए, तब कहीं जाकर ज्ञान का एक दीप जिंदगी में जलाने में समर्थ हो पाए। अमीर होने के लिए एक रात काफी होती है, पर ज्ञानी होने के लिए पूरी जिंदगी आदमी को खपानी पड़ती। इसलिए 100 अमीर और एक ज्ञानी, तब भी ज्ञानी का दर्जा हमेशा ऊंचा रहेगा। मैंने कहा आदमी प्रयास करे और परिणाम पाता है ना, तो याद करो ना महाकवि कालिदास। घटना सबको याद है। बस मैं इस घटना को कहकर फिर आपको मंत्र दे रहा हूं कि हम कौन कौन सी बातें जीवन में जोड़ें कि हम अपने मेमोरी पावर को प्लस कर सके। आप में से अगर कुछ लोगों ने किन्हीं के मुंह से उनके बचपन सुना हो तो ध्यान में आ जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी था कालिदास। जब बचपन में थे, जवानी में, मूर्खता की पहचान बताऊं या पता है? और पहचान इतनी सी है, उनकी मूर्खता की यह पहचान थी, जिस डाली पर बैठा करते थे उसी डाली को काटते और धड़ाम से नीचे आके गिर जाते थे। इससे बड़ा मूर्ख आदमी क्या होगा, जिस डाली पर बैठा और उसी को कुल्हाड़ी से काट रहा है। एक युवती जिसके पिता ने बहुत मेहनत करके उसको पढ़ा लिखा कर प्रकांड पंडित बना दिया, किसी बात को लेकर उसके पिता से बहस हो गई, और बहस ऐसी छिड़ गई, आदमी को जब गुस्सा आता है ना तो आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसका विवेक, उसका विनय, उसके भीतर का सद्ज्ञान हाथ से निकल जाता है, और तो वो गुस्से में आकर निर्णय करता है अपनी बेटी को ऐसी सजा दूंगा कि जीवन भर याद रखेगी। ये अपने आप को ज्ञान का इसको घमंड हो गया, मैं ऐसे मूर्ख आदमी से इसकी शादी कराऊंगा कि जिंदगी भर मुझे याद करती रहेगी। और तो एक मूर्ख आदमी की तलाश में निकलते निकलते एक नगर में पहुंचे, और नगर के बाहर देखा कि एक युवक जिस डाली पर बैठा है उसी को कुल्हाड़ी से काट रहा है। उस युवती के पिता को लग गया, इससे बड़ा मूर्ख आदमी तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा मूर्ख आदमी तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। और उस मूर्ख आदमी को नीचे उतरने के बाद कहा, तुझे शादी करनी है? अब आप बूढ़ा आदमी तो शादी का नाम सुनते मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। हाँ करूं, मैं शादी वास्ते तैयार हूं, मारा ब्याह हुई, मैं तैयार हूं। और वो ब्याह के लिए व्याकुल हो गया, मारा ब्याह हुई, मारा ब्याह हुई, मारा ब्याह हुई। और उस युवक को लेकर चल पड़े उसके पिता, और जाकर कहा, मैं तेरे लिए दुनिया का सबसे बुद्धिमान लड़का, दुनिया का सबसे पढ़ा हुआ लड़का तेरे लिए शादी के लिए लेकर आया हूं। बाप पर भरोसा करके लड़की ने उससे शादी कर ली। पर मूर्ख आदमी की मूर्खता कब तक छिपी रहेगी? पहली ही रात को उस युवती को पता लग गया, मेरे बाप ने मेरे साथ धोखा किया है। क्या किया है? मेरे बाप ने मेरे साथ क्या किया है? धोखा किया है, और एक मूर्ख व्यक्ति से मेरी शादी करा दी है। उस युवती ने उस मूर्ख लड़के से कहा, अगर तुम मुझे अपने पत्नी के रूप में चाहते हो तो तुम्हें पढ़ लिख कर विद्वान बनना पड़ेगा। मैं मूर्ख व्यक्ति के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी सकती, तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। पुराने जमाने में पत्नियां पति को धक्का देकर बाहर निकालती थी, क्योंकि घर की मालकिन पत्नियां होती थी। अब ये उल्टा जमाना आ गया जब पुरुष कहते हैं तू अपने पीहर चली जा मेरे घर को छोड़कर। हमेशा याद रखना, दुनिया में किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को यह कहने का अधिकार नहीं होता कि तू मेरे घर को छोड़ के चली जा, क्योंकि घर कभी पुरुष का होता ही नहीं है। घर जब भी होता है तो महिला का होता है, पुरुष की ऑफिस हो सकती है। इसलिए अगर कोई पुरुष बोले ना मेरे घर को छोड़कर चली जा, तो उसको पूछ तेरा घर है कहां? ये तो मेरा घर है, घर की मालकिन मैं हूं। तो गुस्से में आकर उस युवती ने अंधेरी रात में धक्का देकर अपने पति को बाहर निकाल दिया कि अगर तुम मेरे साथ अपनी लाइफ जीना चाहते हो और मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो तो मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनना पड़ेगा। वो मूर्ख लड़का, वो मंदबुद्धि लड़का, वो युवक बाहर निकला। पत्नी की ललकार क्या थी? पत्नी की ललकार, पत्नी की प्रताड़ना, पति का डांटा हुआ वो युवक ज्ञान को पाने के लिए बाहर निकलता है, सरस्वती की साधना करता है, आराधना करता है, ज्ञानी जनों के बीच जाता है। अब मैं आपको बताऊं, जब तक उसने प्रयास नहीं किया था तब तक तो दुनिया का मूर्ख व्यक्ति था, जिस डाली पर बैठता था उसी को काटा करता था। प्रयास करे, अभ्यास करो तो पत्थर भी घिसते घिसते शिवलिंग बने। अभ्यास जब आदमी करता है ना तो अभ्यास का चमत्कार आदमी को मिलता है। और मैं आपको कैसे बताऊं, वो मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी जनों के संपर्क में आता है।
विद्वान लोगों के संपर्क में आता है। इसलिए जीवन में अगर कभी किसी को दोस्त और मित्र बनाओ ना, किसी ज्ञानी व्यक्ति को बनाना जिसके सानिध्य में जाकर आप जीवन में ज्ञान की किरण को हासिल कर सकें। और कहते हैं वो ज्ञानी जनों के सत्संग में जाता है, विद्वानों के बीच रहता है, 12 साल तक निरंतर प्रयास करते 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 दुनिया का वो सबसे मूर्ख युवक बाजी पलटती है, पासा पलटता है। दुनिया का वो सबसे मूर्ख व्यक्ति दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति बन जाता है, जिसका नाम युगों युगों से हमारी भारतीय संस्कृति गा रही है, महाकवि कालिदास। तो एक बात तो आपके समझ में आ ही गई होगी कि दुनिया में कोई कम बुद्धि का आदमी नहीं होता। प्रयास हुआ तो बुद्धि तेज हो गई, और प्रयास नहीं हुआ तो बुद्धि वहीं की वहीं धरी रह गई। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ बनना चाहता है तो अब उसको मैं कुछ मंत्र दे रहा हूं। 10 मिनट में ऐसे कुछ मंत्र आपको दे रहा हूं जिससे हम अपने मेमोरी पावर को ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, हमारे दिमाग को विकसित करने में कौन कौन बाधक तत्व है, दिमाग में ले लो। कागज पेन हो तो नोट कर लो, नहीं तो अपने मोबाइल में नोट कर लो, नहीं तो दिमाग में जोड़ लो। हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को विकसित करने में जो बाधक तत्व होते हैं, उनमें पहला बाधक तत्व है हमारे भीतर पलने वाला आवेश और क्रोध। ये हमारे भीतर पलने वाला वो तंतु है, हमारे भीतर पलने वाली वो स्थिति है जो जब भी हमारे भीतर जगती है हमारे दिमाग को कमजोर कर। दिमाग को कमजोर करने में नंबर 1 जिसकी भूमिका होती है, हम जब भी एक बार गुस्सा करते हैं, अगर आप जाकर अपने बच्चों को बता सके, या जब ये YouTube में आएंगे तो अपने बच्चों को सुना सकते हैं और उनके बच्चों को बता सकते हैं, एक बच्चा जब भी गुस्सा करता है, गुस्से के 2 नुकसान नोट कर लो। बच्चा अगर गुस्सा करेगा तो उसका दिमाग कमजोर होगा, और बड़ा आदमी अगर गुस्सा करेगा तो उसका भाग्य कमजोर होगा। जब भी कोई बच्चा गुस्सा करता है उसके दिमाग के 10,000 ज्ञान तंतु जलकर नष्ट होते हैं एक बार के गुस्से में। समझ में आ रही है? जब एक बार कोई बच्चा गुस्सा करता है, कितने ज्ञान तंतु? 10,000 ज्ञान सूक्ष्म कोशिकाएं जलकर नष्ट होती है। अगर उसने महीने भर में 25 बार कर लिया तो 2.5 लाख ज्ञान कोशिकाओं को उसने नष्ट कर दिया है, और धीरे धीरे उसका परीक्षा परिणाम कमजोर हो जाएगा। इसलिए बच्चों को चाहिए, जो बच्चे ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम दुनिया में आसमानी ऊंचाइयों को छू लें, उन बच्चों को अपने जीवन में एक कमजोरी को हर हालत में निकाल देना चाहिए, और वह है अपने दिमाग में पलने वाला गुस्सा, जिद्द, अहंकार, ईगो। अगर ये अपने दिमाग से वो निकाल देंगे, उनकी पढ़ाई प्लस होनी शुरू हो जाएगी, मेमोरी पावर प्लस होना शुरू हो जाएगा। बच्चों को चाहिए कि वो दिन जिंदगी में, बचपन में और जवानी में गुस्सा न करें, क्योंकि हर बार का गुस्सा उनके दिमाग को बोलो बोलो कमजोर करता है। आवेश और क्रोध ये आदमी के दिमाग को कमजोर करता है। समझ में आ गई? क्या करता है? आवेश और गुस्सा, ये अहंकार, ये आदमी के दिमाग को कमजोर करता है। गुस्से को कमजोर करने में दूसरी जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है वो है हमारे भीतर पलने वाली चिंता और तनाव। समझ रहे हैं आप? जब हम चिंता, तनाव, टेंशन, अवसाद, घुटन में हो जाते हैं, जैसे गेहूं को घुन भीतर ही भीतर खाकर खत्म कर देती है, ऐसे ही आदमी के दिमाग को चिंता और तनाव भीतर ही भीतर उसके मेमोरी पावर को कमजोर कर देते हैं। अगर आपके भीतर कोई चिंता आ गई ना, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। भाई मारो अभी माथो काम नहीं करे, आप घनी बार बोलो नहीं, मारो अभी माथो। 2 समय हम कहते हैं, या तो हम गुस्से में होते हैं कहते हैं मारो माथो काम नहीं करे, कह दियो नहीं, और या फिर जब हम चिंता और टेंशन, तनाव, अवसाद में होते हैं तब हम कहते हैं मारो माथो अभी काम नहीं करे। बोला है ना, कई बार सुना है ना आपने, मारो माथो अभी काम बोलो बोलो नहीं करे। जब मारो माथो काम नहीं करे, इसके पीछे 2 कारण हैं। या तो आप गुस्से में भरे हुए हैं तो आपके भीतर उत्तेजना है, या आप चिंता में भरे हुए हैं तो उसके कारण आपके भीतर बहुत ज्यादा उदासी, अवसाद, घुटन भरा हुआ है। चिंता और अवसाद व्यक्ति के दिमाग को कमजोर करते हैं। व्यक्ति के दिमाग को आगे बढ़ने में रोकने में एक और जिसकी भूमिका होती है उसका नाम है आलस्य, भीतर में पलने वाली व्यग्रता, या फिर अंतिम बात कह देता हूं, जिंदगी में आई हुई कोई भी नशे की आदत। अगर हमने कोई नशा, पीने की आदत, गुटखे की आदत, जर्दे की आदत, अटरम पटरम खटरम सटरम, जो भी हमारे भीतर गलत आदत पड़ गई है, ये एक एक गलत आदत हमारे जीवन में हमारे मेमोरी पावर को कमजोर करती है। आदमी सुस्त पड़ा है, इसलिए आपको पता है ये जितने भी न्यूरो के डॉक्टर होते हैं ना, जब आप इनके पास इलाज कराने जाते हैं, ये दिमाग को ठीक नहीं करते।
दिमाग को अगर सक्रिय करना है, दिमाग को अगर ठीक करना है, मानसिक बीमारी को अगर जड़ से मिटाना है, तो किसी ऐसी क्लास में आना पड़ेगा और यहां पर आकर योग, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम से गुजरना पड़ेगा, तब कहीं जाकर दिमाग आदमी का ठीक होगा। वो तो ऐसी दवा देते हैं जिससे आदमी आधा नींद में पड़ा रहता है, सुस्त पड़ा रहता है, दिन निकल जाता है, रात निकल जाती है, उसको लगता है नींद आई, पर सुबह उठता तो वापस माथा भारी का भारी। शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए मेडिसिन चाहिए, पर दिमाग को सक्रिय करने के लिए मेडिटेशन चाहिए। ध्यान का प्रयोग इंसान को करना पड़ता है, और जब इंसान ध्यान का प्रयोग करता है तो उन आसमानी ऊंचाइयों को अपने दिमाग से पहुंच सकता है। तो ये इंसान के वो बाधक तत्व है जो हर समय उसके जीवन में बाधक बनते रहते हैं। व्यक्ति को हमेशा दिमाग का सक्रिय, जैसे आपको याद होगा कई लोगों ने बचपन में प्रतिक्रमण याद किया था, अब भूल गए। मुझे कई लोग कहते हैं बाप जी बचपन में लोगों से नमोत्तरम सब आम था, पर अब बाप जी याद नहीं रहते हैं। जिन लोगों को प्रतिक्रमण जीवन भर याद रखना हो वो एक काम कर सकते हैं, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, आठम चौदस, चलो बाकी तिथि छोड़ दो, अष्टमी और चतुर्दशी, अगर आप 2 दिन भी व्यक्ति प्रयास करें ना, मैं आपको बताऊं आजकल देश भर में ऐसी पाठशालाएं मोबाइल पर चल रही है, नेट पर चल रही है, जिनसे बच्चों को घर बैठे संस्कारशालाएं, ज्ञानशालाएं चलाई जा रही है। अभी अभी हमें पता लगा कुछ लोगों ने गीता पर ऐसी क्लासें चलाई है सुबह 5 बजे। जिनको देखो सीखना होता है ना, वो लोग सुबह 4 बजे भी उठकर उस क्लास को ज्वाइन करते हैं, और जिनको सीखना नहीं है वो दोपहर में 3 बजे भी पड़गोल की तरह पड़े रह जाते हैं। पर जिनके भीतर जिज्ञासा है ना, क्या है जिनके भीतर जिज्ञासा है, जिनके भीतर क्या है जिज्ञासा है, वो आदमी हर हालत में उस काम को पाने के लिए लगता है। तो पहला काम किया करो, महीने में जिन लोगों को प्रतिक्रमण याद करना हो, पहला सरल तरीका बता देता हूं, और तरीका ये है, किताब देखो, खोलो, अष्टमी और चतुर्दशी प्रतिक्रमण करना शुरू कर दो, तो महीने में कितनी बार हो जाएगा? 4 या कभी कभी 5 बार, ठीक है ना, 4 बार या कभी कभी 5 बार प्रतिक्रमण आपने बोला है। रोज ऐसे बोलते बोलते किताब पर बोलना सीख जाओगे, और एक दिन किताब पर बोलता सीखते 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 ज्ञानी भी हो जाओगे। मैं आपको बताऊं अभ्यास का परिणाम क्या होता है। मेरे संत बनने के 20 साल बाद तक भी हमारे यहाँ पर प्रवचन केवल चंद्रप्रभु जी महाराज ही दिया करते थे, मैं कभी प्रवचन नहीं देता था, कभी नहीं। मैं गोच ले आता था, या बाकी अटरम पटरम खटरम सटरम जो काम होते वो मैं कर लेता था, पर मुझे प्रवचन देने में बड़ा वो आता था, मुझसे नहीं बोला जाता। पर जब व्यक्ति गंभीर होता है, और इन्होंने मेरे भीतर ये गंभीरता पैदा की कि इस तरह आप कह करके बच तो जाओगे पर जिंदगी में बढ़ नहीं पाओगे।